तो आज हम लोगों की जो चर्चा होगी वो है लेंस का रेखीय आवर्धन, है ना। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा था दर्पण का रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन चाहे दर्पण का हो या लेंस का हो, डिफिनीशन सेम होता है। मतलब किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा, मतलब जैसे अगर आपने दर्पण लिया तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण द्वारा बने तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब जब लेंस की बात होगी तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। हाँ, रेखीय आवर्धन जब भी निकाला जाता है तो वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के लंबवत नापी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के लंबवत। तो यहाँ पर भी वही बात हो गया कि लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन का। ठीक, अब मान लीजिए कि रेखीय आवर्धन का हमको फार्मूला डिराइव करना है। सबसे पहले जैसे हमने लेंस बनाया, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम याद है ना भाई। दो चीज़ें मुख्य रूप से यूज होती हैं कि जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हैं, उत्तल लेंस, या फिर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस। और दूसरा ध्यान रखना है कि पतले लेंसों के लिए जो प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से होकर जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि इस लेंस का प्रथम फोकस जो है उसको हम लोग F डैश से दिखा रहे हैं और द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस को किससे दिखा रहे हैं, F से। इसका प्रकाशिक केंद्र मान लीजिए C है। एक वस्तु आपने ली मुख्य अक्ष के लंबवत AB। ठीक, तो एक प्रकाश की किरण को आप मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे। ठीक है, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। ठीक, दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ये दोनों प्रकाश की किरणें आप देख रहे हो कि वास्तव में एक बिंदु पर यहाँ काट रही है। तो ये प्रकाश की किरणें कहाँ से आई थी, A से। तो A का वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, मान लीजिए इसको नाम दे दिया A1। A1 से मुख्य अक्ष पे लंब डाल दिया तो इस तरह से हमारा प्रतिबिंब बन गया A1B1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखिए वस्तु की लंबाई किधर की ओर ले जा रही है, ऊपर की तरफ। तो वस्तु की लंबाई को हम लोग मान ले रहे हैं कि माना वस्तु की लंबाई AB हो गया आपका Y1 मान लेते हैं, और प्रतिबिंब की लंबाई को मान लीजिए हमने मान लिया B1 A1 है या A1 B1 जो भी है। क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, मतलब दूरी जो यहाँ नापी जाएगी ये मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, तो इसको हम लोग जो है माइनस में कर दे रहे हैं, तो -Y2। ठीक, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी CB हो गया यहाँ पर -U और CB1 हो गया यहाँ पर, इतनी चीज़ें हो गई। अब रेखीय आवर्धन निकालने का मतलब हो गया कि भाई हमको दो चीज़ों में संबंध, मतलब जो भी संबंध बनाना है वो प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई और U और V का यूज करना है। तो फिलहाल जैसे हम लोग के पास रेखीय आवर्धन अगर हम लोग लिखेंगे तो रेखीय आवर्धन हो जाएगा M बराबर प्रतिबिंब की लंबाई हो गई A1B1 बटे वस्तु की लंबाई क्या हो गई AB। तो A1B1 हो गया आपका -Y2 और AB हो गया
ये रेखीय आवर्धन हो गया। अब हम लोग इसको लाएंगे u और v के पदों में, ठीक। उसके लिए हम लोग को चित्र पे जाना पड़ेगा और ऐसे समरूप त्रिभुज ढूंढने होंगे जिसमें कि वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई भी आ जाए, साथ में u और v भी आ जाए। तो आप ध्यान से देखो, u आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका u है, और यहाँ इधर से इधर आए तो ये v हो गया। तो आप अगर ध्यान से देखें, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कौन सा कोण बोलते हैं इसको? शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण देखिए 90 है, ये कोण भी 90 है। तो जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A1 B1 C ना समरूप हैं। अब समरूप त्रिभुज की खास बात आप लोग जानते हो कि इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना। तो संगत भुजा में जैसे हमने ले लिया A1 B1 बटे, अब यहाँ पर देखो इसके सामने की भुजा A1 B1 है, तो उस वाले में इसके बराबर कोण ये है, इसके सामने की भुजा हो गई AB। इसके बाद हमने जो है इस वाले कोण के सामने की भुजा ले ली CB1। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री आपका ये है ना, तो ये वाला कोण लेना है, इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी CB। क्लियर? तो A1 B1 को आपने क्या लिख दिया? AB क्या हो गया? CB1 प्लस B है और CB है। तो यही ना लेंस का रेखीय आवर्धन था। तो अतः लेंस का रेखीय आवर्धन हो गया लेंस का रेखीय आवर्धन स्मॉल m इजकल टू -y2/y1 इजकल टू, अब ये माइनस से माइनस अगर आप हटा दीजिए, m इजकल टू आ गया y2/y1 इजकल टू तो ये लेंस के रेखीय आवर्धन का फार्मूला आ गया। ठीक, जब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाते हैं तो जो चीज़ें प्रश्न में दी, अब ये ध्यान रखिएगा, लेंस से जब भी प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है, और आभासी है तो सीधा बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा लेंस के पीछे बनता है, ठीक है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा लेंस के पीछे बनेगा और आभासी जो है वो सामने बनेगा। ये दर्पण का ठीक उल्टा होता है, दर्पण में आभासी पीछे बनता है, वास्तविक जो है वो सामने बनता है। नियम वही है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, प्रतिबिंब अगर वास्तविक बना तो उल्टा होगा और आभासी बना तो सीधा होगा, ठीक है। अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है मतलब सीधा बन रहा है तो रेखीय आवर्धन प्लस में रहेगा और उल्टा बन रहा है तो रेखीय आवर्धन। ये सब न्यूमेरिकल लगाते समय इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। जो चीज़ें प्रश्न में दी गई हैं उनको चिन्ह के साथ रखिए, जो निकालना है उसका अनुमान मत लगाइए, वो खुद ही उसका चिन्ह आएगा। प्लस में आना होगा तो प्लस में आएगा, माइनस में आना होगा तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। तो ये लेंस का रेखीय आवर्धन हो गया। अब फोकस दूरी के पद में अगर आप लिखोगे तो देखो ऐसे होगा। लेंस का फार्मूला कल हम लोगों ने देखा था, 1/f इक्वल टू था 1/v माइनस 1/, आप अगर रेखीय आवर्धन चाहते हैं तो v/u चाहिए आपको। दोनों पक्षों में v से गुणा कर दो, दोनों पक्षों में कितने से गुणा है? v से गुणा करने पर तो ये आ जाएगा आपका v/f इजकल टू 1 माइनस v/, अब ये v/u देखिए आपका m है, तो यहाँ से m का मान आ जाएगा 1 माइनस v/, तो इसको आप ये लिख सकते हो f माइनस v/,
ये रेखीय आवर्धन देखिए आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये अगर आपको v पता हो, मतलब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस का फोकस दूरी, तो आप इस फार्मूले से डायरेक्ट रेखीय आवर्धन निकाल सकते हैं। और u के पद में अगर निकालना होगा तो पुनः ये हो गया आपका 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। अब दोनों पक्षों में u से गुणा करो, दोनों पक्षों में u से गुणा करने पर क्या मिलेगा भाई? u/f इजकल टू u/v माइनस 1। अब देखो u/v को तुम लिख सकते हो 1/m, तो यहां से 1/m का मान आ जाएगा 1 प्लस u/f आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो f प्लस u बाई, तो यहाँ से m का मान आ जाएगा f अपॉन क्लियर हो रहा है। तो जब अगर आपको लेंस का रेखीय आवर्धन निकालना हो, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दी हुई है तो ये यूज करिए, और फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है तो ठीक। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट इस चैप्टर का जो लास्ट फार्मूला हम लोग को डिराइव करना है वो है संपर्क में रखे हुए दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। वो भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। इसके लिए हम लोग देखिए फार्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को किरण आरेख बनाना होगा। जो भी फार्मूला प्रूफ करना है उसमें किरण आरेख आपका जो है एकदम क्लियर बनना चाहिए। ये मान लीजिए हमारा लेंस है L1, ठीक। इसके संपर्क में मान लीजिए हमने दूसरा लेंस रखा है, ये लेंस आपकी हो गई L2, ठीक है। अब जो है एक बिंदु वस्तु मान लीजिए संयुक्त लेंस की मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर संयुक्त लेंस के एक बिंदु वस्तु O है। O से एक प्रकाश की किरण चली और पहले वाले लेंस पर टकराई, ठीक। अब आप जानते हो कि उत्तल लेंस का काम क्या होता है? प्रकाश की किरण को अक्ष की तरफ मोड़ना। तो ये क्या करेगा? इस प्रकाश की किरण को क्या करेगा? अक्ष की तरफ मोड़ देगा। ये मान लीजिए इसने मोड़ दिया। अगर दूसरा वाला लेंस न होता तो ये प्रकाश की किरण कहाँ जाके मिलती? ये जाकर के कहीं आगे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब अगर दूसरा लेंस ना होता तो यहाँ आकर के मिलता। तो इस तरह से पहले लेंस ने वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दिया? प्रकाश की किरण को बना रहे हैं तो एरो बनाना नहीं भूलिएगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। एक प्रकाश की किरण तो जान ही रहे हैं जो भैया ये सीधे जाएगी, ये बिल्कुल सीधे ही निकल जाएगी, ऐसे हो गया। तो पहले वाले लेंस के लिए देखिए ये काम करेगा U का। किसका काम करेगा? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका V डैश, ठीक। लेकिन अब होगा क्या?
भैया जब ये प्रकाश की किरण दूसरे वाले लेंस पे गिरी तो दूसरा वाला लेंस भी क्या है, उत्तल लेंस है, तो वो भी क्या करेगा, प्रकाश की किरण को और अक्ष की तरफ मोड़ेगा, और मोड़ेगा तो भाई ये यहाँ के मिलेगा। तो इस तरह से दूसरे वाले लेंस ने फाइनल प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, आई पर बना दिया। तो यहाँ पर ये वाली दूरी आपकी जो है ये हो जाएगी v। समझ में आई बात। इसमें देखिए अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में थोड़ा सा गैप है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि लेंस चूंकि बहुत पतले हैं, अगर हम और पतला बनाएंगे तो ये और नज़दीक आ जाएगा, तो उस केस में ये वाला गैप हम लोग नगण्य मान लेते हैं। समझ गए बात आप। अब देखिए पहले लेंस की फोकस दूरी है f1 और दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी है, तो इसमें जो जैसे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, तो इसमें ये पहला केस हम लोगों ने लिया है कि जब दोनों लेंस क्या हों, उत्तल हों। जब दोनों लेंस उत्तल हों, तो जब दोनों लेंस उत्तल होंगे तो उस केस में ये फिगर हम लोग का बना हुआ आप देख ही रहे हो। तो पहले लेंस के लिए L1 के लिए पतले लेंस के सूत्र से, पतले सूत्र से क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 1/f1 इजकल टू, भाई इसके लिए देखो 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u होता, तो इसके लिए v कौन सा है, ये v डैश, तो 1/v डैश माइनस 1/u, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरे लेंस L2 के लिए तो दूसरे वाले लेंस ने फाइनल प्रतिबिंब कहाँ बना दिया था, v आई पर। तो दूसरे वाले लेंस के लिए देखिए वस्तु का काम कौन करेगा, देखो पहले लेंस ने प्रतिबिंब बनाया आई डैश पे और दूसरे वाले लेंस ने आई डैश का प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, मतलब दूसरे वाले लेंस के लिए आभासी वस्तु है। तो अब दूसरे लेंस के लिए जब आप आओगे तो जब फार्मूला यूज करोगे तो 1/f2 इजकल टू हो जाएगा 1/v माइनस, अब u की जगह क्या आएगा, v डैश, तो 1/v डैश। अब ये देखो v डैश यहाँ पर बिना मतलब का है, इसी को गायब करना है, तो यहाँ पर देखो ये प्लस में है, यहाँ पर माइनस में, समीकरण 1 में 2 जोड़ दो, 1 + 2 से, तो समीकरण 1 में 2 जोड़ेंगे तो v डैश से v डैश कटेगा, 1/f1 + 1/f2 इजकल टू आ जाएगा 1/v माइनस 1/, इसको लिखा आपने समीकरण नंबर 3। अब हम लोग ये मानते हैं कि अगर हम ये दोनों लेंसों को हटा करके एक ऐसा लेंस रख दें जिसकी फोकस दूरी कैपिटल F हो, जिसकी फोकस दूरी, और उससे u दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बने, यदि दोनों लेंसों को हटाकर एक ऐसा लेंस लें जिसकी फोकस दूरी कैपिटल F हो तथा जिससे u दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने, v दूरी पर बने, तब क्या होगा, 1/f इजकल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब ये समीकरण 3 और 4 के राइट हैंड साइड पे ध्यान दीजिए, दोनों देखिए इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो समीकरण 3 व 4 से
क्या मिलेगा आपको, 1/f इजकल टू, ये लीजिए। अगर पहले लेंस की क्षमता P1 हो और दूसरे लेंस की क्षमता P2 हो और संयुक्त लेंस की क्षमता कैपिटल P हो, तो संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाएगी P बराबर, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको लेंस की क्षमता निकालनी है तो फोकस दूरी आपका, लेंस की जो फोकस दूरी है वो किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता सीधे हो जाती है P इजकल टू P1 प्लस P2। अब इसी में कहा जाए कि भैया एक लेंस उत्तल और दूसरा अवतल हो तब क्या होगा, फार्मूला सेम यही रहेगा, उत्तल है तो फोकस दूरी प्लस में हो जाएगी अवतल वाले की। तो यदि एक लेंस उत्तल और दूसरा अवतल हो, यदि एक लेंस उत्तल और दूसरा अवतल हो, तब 1/f इजकल टू हो जाएगा 1/f1 माइनस 1/, और संयुक्त लेंस की क्षमता निकालोगे तो P इजकल टू हो जाएगा P1 माइनस P2। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आपने लेंस का रेखीय आवर्धन निकालना सीखा, और साथ ही साथ क्या नहीं सीखा आपने कि दो पतले लेंस अगर एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल भी अच्छा खासा आता है इस चैप्टर में। ठीक,